अपने देखेंगे सबसे पहले कला एवं इतिहास, कला एवं संस्कृति। तो मानव का इतिहास है ना, तभी से कला का इतिहास है उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है। राजस्थान में जो सभ्यताएं हैं, उनकी खुदाई के अंदर जो सभ्यताएं मिली, उन सभ्यताओं में सबसे पहले हम बात करेंगे आहड़ है, कालीबंगा है ना। ये सभ्यताएं जो मिली थी, इनके उत्खनन में बहुत सारी चीजें हमें है वो प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से बागोर की जो सभ्यता भीलवाड़ा में है, और गिलुंड सभ्यता, बागोर भीलवाड़ा की जो सभ्यता है ना, और गिलुंड की जो सभ्यता है, ये सारी सभ्यताएं ऐसी सभ्यताएं हैं जो राजस्थान से जुड़ी हुई है किसी न किसी प्रकार से। और इनमें हम सबसे पहले सभ्यताओं के बारे में अगर देखें तो उत्खनन में जो चीजें मिली, उनसे भी हमें राजस्थान के इतिहास का और हमारी मानव सभ्यता के इतिहास का पता चलता है। लेकिन सबसे पहले आज हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा दुर्ग। तो याद रखना, राजस्थान दुर्गों की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य रहा है। इसके अंदर ऐसा कोई बड़ा शहर नहीं है जिसके अंदर दुर्ग ना हो। लगभग बड़े शहरों में दुर्ग है वो स्थापित किए गए थे। राजाओं ने अपने सुरक्षा कारणों से दुर्गों का निर्माण किया था। याद रखना आपको, सामरिक दृष्टि से दुर्ग है वो बनाए गए थे, जिसके क्रम में हम पहला दुर्ग पढ़ेंगे बूंदी का दुर्ग। याद रख लेना, बूंदी के दुर्ग का निर्माण राजा बरसिंह ने करवाया था। बूंदी दुर्ग का निर्माण बरसिंह ने करवाया था, ये आपको याद रखना है। राजा बरसिंह ने बूंदी दुर्ग का निर्माण 1354 में करवाया था। 1354 ईस्वी में राजा का नाम राव बरसिंह 1354 ईस्वी के अंदर निर्माण करवाया था। आपको याद रखनी है, इसका प्रकोटा है वो प्रसिद्ध है, चारों ओर दीवार बनी हुई है प्रकोटे के रूप में। और इसके अंदर जो महल है उनके बारे में हमें वर्णन करना है कि इनके अंदर कौन कौन से महल है वो बने हुए हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है छत्रसाल महल। बूंदी के अंदर है छत्रसाल महल। बूंदी के दुर्ग की विशेष पहचान के रूप में छत्रसाल महल। और दूसरा है बादल महल। बादल महल। और एक है अनिरुद्ध महल। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि छत्रसाल महल, बादल महल, अनिरुद्ध महल किस दुर्ग के अंदर पाए जाते हैं। तो आपका उत्तर रहेगा बूंदी दुर्ग के अंदर। विशेष बात इसकी अलग बात है वो है बूंदी दुर्ग के अंदर, वो है चित्रशाला। बूंदी दुर्ग के अंदर चित्र है वो दीवारों के अंदर बहुत ही सुंदर चित्र बने हुए हैं। तो चित्रशाला इसकी सबसे अच्छी विशेषता के रूप में जाना जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। बात करेंगे हम लोहागढ़ दुर्ग की। लोहागढ़ दुर्ग याद रखना, इसको राजा सूरजमल ने बनवाया था। राजा सूरजमल ने बनवाया था। इसको अजयगढ़ के रूप में जाना जाता है। इसको अजयगढ़ दुर्ग के रूप में जाना जाता है।
इस लोहागढ़ दुर्ग की एक विशेष बात यह है कि इसकी दीवार है वो मिट्टी से बनी है। दीवार मिट्टी से बनी है। आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसकी दीवारें मिट्टी से बनी है, तो बाहर सुरक्षा कवच के रूप में मिट्टी की दीवारें बनी है। अजय दुर्ग के रूप में ये जाना जाता है और ये भरतपुर के अंदर स्थित है। याद रखना है, इसकी स्थिति है वो है भरतपुर में। तीसरा हमारा अगला जो दुर्ग है वो है रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग, जिसके अंदर राजस्थान का जो शाखा प्रसिद्ध शाखा है वो हुआ था और राणा हमीर से संबंध हमीर से संबंध है वो रणथंभौर का दुर्ग है प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है यह दुर्भेद दुर्ग है, यानी इसको भेदा नहीं जा सकता, तो यह दुर्ग दुर्भेद दुर्ग की श्रेणी में आता है। और सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इस दुर्ग के अंदर हमीर जो महान राजा हुआ उसका महल है, तो विशेषता के रूप में इसमें लिखेंगे, इसमें हमीर महल। सबसे पहले यही नोट करना है आपको कि इसके अंदर कौन कौन से महल बने हुए हैं। तो हमीर महल बना हुआ है इसके अंदर। एक नवलखा दरवाजा, नवलखा प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नवलखा दरवाजा किस दुर्ग के अंदर है, तो आपका उत्तर रहेगा रणथंभौर दुर्ग के अंदर नवलखा दरवाजा है वो प्रसिद्ध है। अगर इसमें और देखा जाए तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जिसके अंदर विवाह शादी के अंदर जो पहला कार्ड है वो गणेश जी के नाम से दिया जाता है, भेजा जाता है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है वो भी यहाँ स्थित है। और सबसे बड़ी बात, रणथंभौर एक बाघ अभ्यारण्य है। बाघ अभ्यारण्य यानी जंगल है बहुत बड़ा, जो सरकार ने एक अभ्यारण्य के रूप में भी सुरक्षित किए हुए है। यह भी रणथंभौर के अंदर ही स्थित है। तो इस प्रकार से हमने रणथंभौर के अंदर जो महत्वपूर्ण इमारतें देखी, उसमें एक 32 खंभों की छतरी भी है। 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी के लिए अगर कोई दुर्ग प्रसिद्ध है तो वह है रणथंभौर का दुर्ग। याद रखना, सबसे बड़ी इसकी जो खासियत है वो है महाराजा जो हमीर हुए थे, जिन्होंने अपने धर्म का पालन करते हुए आए हुए व्यक्ति को आश्रय दिया, और इसी कारण से यहाँ राजस्थान का प्रसिद्ध शाखा है वो हुआ था, तो जिसमें राणा हमीर है वो मारे गए थे। आपको याद रखना है अगला जो दुर्ग है वो है जालोर का दुर्ग। अगला दुर्ग है वो है जालोर दुर्ग। ये सोनगरा चौहानों ने बनाया था, बनाने वाले थे सोनगरा चौहान। तो आपको याद रखना जालोर दुर्ग का निर्माण करने वाले सोनगरा चौहान थे, और यह सोनगिर पहाड़ी पर है। ये भी आपको याद रखना है, जगह का नाम है सोनगिर पहाड़ी। सोनगिर पहाड़ी पर ये स्थित है, पहाड़ी पर स्थित है। सोनगरा चौहानों के द्वारा बनाया गया दुर्ग। इसमें 4 दरवाजे हैं। याद रखना है विशेष पहचान के लिए, इसमें
4 दरवाजे बने हुए हैं और 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण धारवर्ष और मुंज ने करवाया था। याद रख लेना, धारवर्ष व मुंज नामक व्यक्ति थे जिन्होंने इसका निर्माण है वो करवाया था। तो ये जालोर दुर्ग की विशेषता हुई। अगला जो सबसे बड़ा दुर्ग राजस्थान का जाना जाता है, विशाल दुर्गों में गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया वाली को आवत, जिस दुर्ग के लिए है वह दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये एक मध्यमिका नगरी थी, मध्यमिका यानी प्राचीन समय में इसका पतन हो गया और इसके पतन होने के बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण है वो किया गया था। और ये जगह है जहां बनाया गया वो चित्रकूट पहाड़ी पे बनाया गया था। चित्रकूट पहाड़ी पर इसका निर्माण है वो किया गया था। माना ऐसा जाता है कि चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया और 7वीं सदी में इसकी नींव है वो रखी गई थी। 7वीं सदी में इसकी नींव है वो रखी गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि ये मध्यमिका नगरी के पतन के बाद है वो बनाया गया। इसमें जो वंश रहे उनके नाम लिखो आप, कौन कौन से वंश यहाँ रहे। तो प्रतिहारों ने भी यहाँ शासन किया, चालुक्यों ने भी यहाँ शासन किया। देखते जाइए आप, प्रतिहार, चालुक्य और परमार तथा सिसोदिया, ये वंश है जिन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना शासन किया। और ये दुर्ग है वो मत्स्य आकार की पहाड़ी पर बना है। पहाड़ी की आकृति है वो है मत्स्य। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो मत्स्य आकार की पहाड़ी पर बना है। तो आपका उत्तर रहेगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर 7 प्रवेश द्वार है। आपको याद रखना है इसके अंदर प्रवेश द्वारों की संख्या कितनी है, 7 दरवाजे बने हुए हैं इसके अंदर 7। और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें है वो है विजय स्तंभ। याद रख लेना, ये प्रश्न हमने पहले भी किया। विजय स्तंभ बनाने वाले थे महाराणा कुंभा का इतिहास में नाम पढ़ते हैं हम, महाराणा कुंभा ने बनवाया था विजय स्तंभ। और इस विजय स्तंभ के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह है कि ये 47 वर्ग फुट के चबूतरे पर बना है। 47 वर्ग फीट वाले चबूतरे पे बना है और 122 फीट ऊंचा है और इसमें 9 मंजिलें हैं। ये प्रश्न आपको याद रखना है कि विजय स्तंभ के अंदर जो ऊंचाई है वो है 192 फीट और इसमें मंजिलें हैं वो है 9। तो इस प्रकार से 9 मंजिल वाला। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इसके अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं। देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं, मूर्तियां बनी हैं। हाँ, देवी देवताओं की मूर्तियां इसके अंदर बनी है। और मूर्ति कला का शब्दकोश इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मूर्ति कला का शब्दकोश कहते हैं। मूर्ति कला का शब्दकोश किसको कहते हैं? तो आपको याद रखना है, यह विजय स्तंभ के बारे में कहा जाता है। और विजय स्तंभ का निर्माण है वो महाराणा कुंभा के द्वारा अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था।
याद रखना, इसी दुर्ग के अंदर जो अन्य विशेषताएं हमने बात कर ली कि किस प्रकार से ये परकोटे से घिरा हुआ और सुरक्षित दुर्ग है। उसके बाद अगला हमारा दुर्ग आता है वो है कुंभलगढ़। इस दुर्ग का पुनर्निर्माण, लिख लो आप, पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। पहले ये जीर्ण शीर्ण दुर्ग था जिसका निर्माण, पुनः निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। यह बीहड़ जंगल में स्थित है और जंगल में होने के कारण यह दुर्ग दिखाई नहीं देता है। मंडन नाम का जो शिल्पकार था उसने इसका निर्माण किया था। महाराणा कुंभा के समय में मंडन नाम का जो शिल्पकार था उसने 1458 ईस्वी में इसका निर्माण है वो किया था। आपको याद रखना है, यहाँ के जो प्रसिद्ध महल है उसमें इसमें 9 दरवाजे बने हैं। सबसे याद रखना पहले 9 दरवाजे किस महल में हैं, तो आपका उत्तर आएगा कुंभलगढ़ महल के अंदर। और चौड़ी दीवार विश्व में चीन की दीवार के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वह है कुंभलगढ़ की दीवार। नीलकंठ महादेव का मंदिर भी यहाँ स्थित है। नीलकंठ महादेव का मंदिर कुंभलगढ़ दुर्ग में नीलकंठ महादेव का मंदिर है। और यहाँ जो अन्य चीजें बताऊंगा आपको वो नोट करते जाना। झाली बाव, झाली बाव, बाव बोलते हैं बावड़ी को, तो यहाँ झाली बाव भी है। मामा देव का मंदिर भी स्थित है। मामा देव का मंदिर अगर स्थित है तो वह भी कुंभलगढ़ में है। एक कुंभ स्वामी मंदिर है, याद रखते रहो, कुंभ स्वामी मंदिर का संबंध अगर किसी गढ़ से है, किसी किले से है तो वह है कुंभलगढ़ का। और यहाँ पृथ्वीराज का एक स्मारक भी बना हुआ है। पृथ्वीराज स्मारक किस दुर्ग में बना हुआ है, तो उत्तर आएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। अब सबसे बड़ी बात इसकी वो है कटारगढ़। याद रखना, कटारगढ़ यह दुर्ग का सबसे ऊपरी भाग है। दुर्ग का सबसे ऊपरी भाग है जिसके अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म पूछा जाता है किस दुर्ग में हुआ, आपका उत्तर रहेगा कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में, जिसको मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। आंख भी कहा जाता है, वह है कटारगढ़। इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ जो महत्वपूर्ण मंदिर थे इसके अंदर जो महल थे और यज्ञ वेदी और जैन मंदिर भी हैं। आपको याद रखना है, यज्ञ वेदी और जैन मंदिर भी इस कुंभलगढ़ के अंदर स्थित है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में महत्वपूर्ण बातें हमने देखी कि इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने एक खंडहर दुर्ग को पुनर्निर्माण के रूप में अपने शिल्पी मंडन से करवाया था। और जो दिखाई न देने वाला दुर्ग है जो घनी घाटियों में और जंगल में है। इसके बाद अगला जो हमारा महत्वपूर्ण दुर्ग आता है वो है आमेर का
दुर्ग, याद रखने ना। अमेर दुर्ग, अमेर कछुआ वंश की राजधानी कहा जाता था। कछुआ वंश जो जयपुर राजघराने से संबंध है, उस वंश का जो प्राचीन स्थल था वो आमेर था। और आमेर में जो महल है, इसका जो कलाकारी का और काम करवाया था वो मान सिंह ने करवाया था। याद रखना है, इसमें जो कलाकारी का काम, इसमें मुगल एवं हिंदू शैली का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है। अगर प्रश्न पूछा जाए मुगल और हिंदू शैली का जो सामंजस्य है वो कहीं देखने को मिलता है, तो वो मिलता है आमेर के किले में। और यहाँ शीशे की सबसे ज्यादा सुंदरता है, शीशे की महलों में जो सुंदरता है वो सबसे ज्यादा है आमेर के किले में। और यहाँ शीला देवी का मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है, शीला देवी का मंदिर स्थित है। ये मानसिंह के समय में ही बने मंदिर है। तो ये आमेर का जो विशेष आपने देखा। इसके बाद एक किला है जिसका हम वर्णन पहले कर चुके हैं, वह है गागरोन का किला। गागरोन के किले के बारे में आपने पहले पढ़ा था, गागरोन जिसको हमने पहले पढ़ा था जल दुर्ग के रूप में जाना जाता है। किस रूप में देखा हमने इसको? जल दुर्ग के रूप में देखा था। यानी यहां काली सिंध और आहू नदी, दो नदियां हैं जिनके बीच में ये स्थित है। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना है ये। और यह भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। आपको याद रखना है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा दुर्ग है? तो आपका उत्तर रहेगा गागरोन का दुर्ग, जो झालावाड़ जिले में है, झालावाड़ जिले में है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। छोटे छोटे परिचय कुछ और करवा देता हूं मैं आपको। जोधपुर के अंदर दुर्ग है, उसका नाम है मेहरानगढ़। महाराणा जोधा ने बनाया था ये, महाराऊ जोधा का बनाया हुआ मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का। और यह राज्य प्रसाद हेतु प्रसिद्ध है। याद रखना इसको, राज्य प्रसाद यानी राजाओं के रहने के जो घर हैं उसके लिए प्रसिद्ध। और जूनागढ़ अगला जो दुर्ग है वो है जूनागढ़। इसको जमीन का जेवर कहते हैं। जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो जूनागढ़ को कहा जाता है। यह बीकानेर में है तथा रायसिंह द्वारा, बीकानेर के महाराव थे रायसिंह, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ऐसे ही जैसलमेर में सोनारगढ़ हमने पढ़ा था। सोनारगढ़ पीले पत्थर से बना हुआ किला है, पीले पत्थर से बना किला है जो देखने में सोने जैसा चमकता है। याद रखना इसको, पीले मार्बल के लिए, पीले संगमरमर के लिए अगर कोई जगह, अगर कोई स्थान जाना जाता है तो वह है जैसलमेर। याद रहेगा आपको जैसलमेर। अब हम बात करेंगे छोटे छोटे कुछ महत्वपूर्ण मंदिर। याद रखना, हमारा अगला जो पॉइंट रहेगा वह रहेगा मंदिर। कहां पे कौन सा मंदिर है? तो आपको याद रखना है, सबसे पहले हम बात करेंगे
मेवाड़ के मंदिरों की। मेवाड़ के मंदिर, मेवाड़ के मंदिर में वे मंदिर जो उदयपुर या उसके आसपास के एरिया में स्थित है, उन मंदिरों की अगर बात करें हम, तो सबसे पहले जगदीशपुर मंदिर, क्या लिखेंगे? जगदीशपुर मंदिर, यह उदयपुर में है। और इसके अलावा सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु जिसको सास बहू का मंदिर भी कहते हैं, यह नागदा में है। ये सारे उदयपुर वाले मंदिरों की बात कर रहा हूं मैं, यह नागदा में है। इसके अलावा अंबिका मंदिर, अंबिका मंदिर भी यहां स्थित है। तो इस प्रकार से चार भुजा मंदिर, चार भुजा मंदिर, यह भी मेवाड़ में है। चार भुजा मंदिर, चार भुजा मंदिर भी मेवाड़ का मंदिर है। और एक मंदिर और लिखो आप, वह लिखो गढ़बोर का मंदिर, याद रखना, गढ़बोर का मंदिर राजसमंद में है, जगह है राजसमंद। तो इस प्रकार से ये जो मेवाड़ के मंदिर है उसको हमने पढ़ा। और मेवाड़ के बाद आते हैं मारवाड़ के मंदिर। मारवाड़ का मतलब जोधपुर के आसपास के एरिया में जो मंदिर बने, उन मंदिर में सबसे पहले आपको लिखना है देलवाड़ा और रणकपुर के मंदिर। देलवाड़ा व रणकपुर के मंदिर, तो ये जैन मंदिर है देलवाड़ा के। और रणकपुर के मंदिर तो जैसे ये पाली वाले, हाँ, तो ये मंदिर। इसके अलावा किराड़ू के मंदिर, यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। किराड़ू के मंदिर, किराड़ू के मंदिर ये बाड़मेर में है, जगह का नाम याद रखना, बाड़मेर। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में है। और ओसिया के मंदिर, ओसिया यह जोधपुर में है। ये सारे नोट कर रहे हैं आप एक एक करके। तो इस प्रकार से ओसिया के मंदिर है वो जोधपुर में है। बात करें हम मंदिर की, तो सबसे पहले हमने देख लिया भाई ये मेवाड़ वाले मंदिर आ गए, ये मारवाड़ वाले आ गए। अब अगला जो हमारा क्रम आएगा वह आएगा हाड़ौती के मंदिर। हाड़ौती का जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन से मंदिर है, तो इसके बारे में सबसे पहले देखिए आप, बाडोली का मंदिर रावत बाटा में है। बाडोली, बाडोली जगह लिख लेना रावत बाटा, जहां परमाणु रिएक्टर भी लगा हुआ है। राजस्थान का पहला परमाणु रिएक्टर बाडोली रावत बाटा में लगा हुआ है, लेकिन ये जगह बाडोली, आपको रावत बाटा याद रखना है। तो बाडोली के मंदिर, भंड देवरा याद रखना, भंड देवरा यह 12 के अंदर स्थित है, 12 जिले में भंड देवरा के मंदिर। और सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है कंचना मंदिर, कई बार पूछा जाता है, तो यह कोटा में है कंचना मंदिर। कंचना मंदिर कहां पे? कोटा में। इसके अलावा कमलेश्वर मंदिर, कमलेश्वर मंदिर यह बूंदी में है। कमलेश्वर मंदिर बूंदी में है। और सूर्य मंदिर झालरापाटन में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, झालरापाटन में सूर्य मंदिर स्थित है। इसके अलावा शेखावाटी की बात करें हम, शेखावाटी में आभानेरी,
याद रखना, शेखावाटी में आभानेरी और खाटू श्याम जी सब गए हुए हैं। कहां पे है? आभानेरी, ये दोसा कर लेना, आभानेरी, दोसा और खाटू श्याम जी बताओ कौन से जिले में है? हाँ, सब गए हो? खाटू श्याम जी बताइए कौन से जिले में? सीकर जिले में, है ना? खाटू श्याम जी सीकर जिले में। इसके बाद हम बात करेंगे मूर्ति कला की, है ना? तो मूर्ति कला में हम बात करेंगे, सबसे पहले नोट कर लेना इसको, बहुत अच्छा पॉइंट है। मूर्ति कला, मूर्ति कला में हम करते हैं वैष्णव, अलग अलग है ना, शिव वैष्णव। तो वैष्णव के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे, तो यहां वैष्णव से संबंधित दशावतार, क्या बोलेंगे हम? वैष्णव से संबंधित दशावतार और लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण अलग अलग लिखते जाना ये। इसके अलावा जो गज लक्ष्मी और गरुड़ासीन विष्णु की मूर्ति, क्या लिखेंगे? गज लक्ष्मी और गरुड़ पर आसीन विष्णु की मूर्ति है, वह प्रसिद्ध है वैष्णव के अंदर। याद रख लेना, शाक्त के अंदर आपको करना है, शाक्त के अंदर आपको करना है, उसमें महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति, क्या लिखेंगे? महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति। तो महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति जो है वो है शाक्त में, शाक्य में है। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है वो शाक्य में है। इसके अलावा इसमें बसंतगढ़ आहड़ ये भी, और जैन प्रतिमाएं भी इसमें पाई जाती हैं। प्रश्न बात करेंगे हम मोलेला, मोलेला मूर्ति कला का जो राजसमंद के कुम्हार जाति है, राजसमंद के कुम्हार, इनके द्वारा जो मूर्तियां बनाई गई वह है, और इसी में एक नाम आता है टेरा कोटा। टेरा कोटा क्या है? तो आपका उत्तर आएगा मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां जो आग पर पकाई जाती हैं, आग पर पकाई जाती हैं, वे मूर्तियां जो आग पर पकाई जाती हैं टेराकोटा कहलाती हैं। हाँ, क्या हुआ? इसके अलावा और देखेंगे, हम बात करेंगे हवेलियों की। तो लिखो, अगला प्रश्न लिखो, हवेलियां शेखावाटी और रामगढ़, ये शेखावाटी के अंदर जो हवेलियां है उनकी बात कर रहे हैं हम। रामगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, सबसे ज्यादा हवेलियां जो प्रसिद्ध है वह है शेखावाटी की हवेलियां। याद रहेगा, हवेलियों में प्रसिद्ध शेखावाटी की हवेलियां, इसमें रामगढ़ की हवेली, नवलगढ़ की हवेली, ये जगह है जहां पे प्रसिद्ध हवेलियां हैं।
मुकुंदगढ़ की हवेली, लक्ष्मणगढ़ की हवेलियां, सबसे महत्वपूर्ण हवेलियां शेखावाटी की। इसके बाद हम करेंगे जैसलमेर में कौन कौन सी हवेलियां हैं। जैसलमेर की हवेलियां, जैसलमेर की प्रसिद्ध हवेलियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले याद रखना आप, प्रसिद्ध हवेली है सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली पूछा जाए कहां पे है तो आपका उत्तर आएगा जैसलमेर में। इसके अलावा नथमल की हवेली, नथमल की हवेली व पटुओं की हवेलियां, पटुओं की हवेली, ये प्रश्न कहीं से भी पूछे, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली कहाँ की है तो आपका उत्तर आएगा जैसलमेर की। ये जालियों के लिए प्रसिद्ध है, जालियों के यहाँ सुंदर सुंदर जालियां हैं वो लगी हुई है, इसके लिए ये प्रसिद्ध हवेलियां हैं। इसके बाद हम बात करेंगे छतरियों की। छतरियां आपको याद रखना है कि ये राजा या सामंतों पर, राजा या सामंतों पर मरने के पश्चात बनाई जाती थी। राजा या सामंतों के मरने के उपरांत उनके ऊपर हवेलियां बनाई जाती थी। इसमें आपको याद रखना है मूसी रानी की, पसंद बहुत सुंदर है ये, मूसी रानी की छतरी कहां पे है? उत्तर आएगा अलवर में। मूसी रानी की छतरी अलवर में। गोपाल की छतरी करौली में। गोपाल की छतरी करौली में। गोपाल की छतरी करौली में। 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी, जगह आपको याद रखनी बूंदी में। 84 खंभों की छतरी बूंदी में। इसी प्रकार रामगढ़ में सेठों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी, सेठों की छतरी ये शेखावाटी में है, रामगढ़ के अंदर स्थित सेठों की छतरी। इसके अलावा गंटोर में ईश्वर सिंह की छतरी, लिख रहे हो? गंटोर में ईश्वर सिंह की छतरी। महत्वपूर्ण छतरियां जो इतिहास प्रसिद्ध छतरियां हैं उनके नाम देख रहे हैं। और एक छतरी के रूप में विशेष है वो है जसवंत थड़ा। कई बार पूछा जाता है जसवंत थड़ा का संबंध कहां से है तो उत्तर आएगा जोधपुर में। जसवंत थड़ा जोधपुर में। इसी प्रकार आयड़ की छतरी उदयपुर में। आयड़ उदयपुर की छतरी। और बड़ा बाग की जो छतरियां हैं वह जैसलमेर में पाई जाती हैं।
बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि महत्वपूर्ण जो छतरियां थी, जो राजाओं या सामंतों की मृत्यु उपरांत बनाई जाती थी, उन छतरियों का स्थान वाइज हमने वर्णन किया। चित्रकला से संबंधित हम बात करेंगे कुछ। चित्रकला, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है चित्रकला। इसमें यह पूछा जाता है कि किस स्थान पर कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसका रंग क्या है और उस पे बने हुए चित्र है वो किस किस के हैं। तो आपको याद रखना है सबसे पहले जोधपुर के अंदर पीला रंग, जोधपुर के अंदर, और जोधपुर जैसा है वैसे ही बीकानेर, जोधपुर और बीकानेर यह मारवाड़ चित्र शैली में आती हैं, मारवाड़ चित्र शैली में आती हैं। और इसके अंदर जो रंग है वो पीले रंग का प्रयोग है वो किया जाता है। रंग कौन सा रहेगा इसमें? पीला रंग रहेगा। हाँ, पीले रंग का यहाँ प्रयोग है वो किया जाता है। तो जोधपुर में और बीकानेर में, और यहाँ पे आम के पेड़ों का चित्र है वो ज्यादा दिखता है। कौन से पेड़ दिखाई देते हैं आपको? आम के पेड़ किस चित्र शैली में दिखाई देते हैं? तो आपका उत्तर रहेगा बीकानेर या जोधपुर, जो मारवाड़ चित्र शैली है उसमें दिखाई देते हैं। इसके बाद जो उदयपुर है वह मेवाड़ चित्र शैली में आता है, और मेवाड़ चित्र शैली की विशेषता है उसमें आप देखेंगे लाल रंग। कौन से रंग का प्रयोग? लाल। और कदम के पेड़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात ये रंग होता है इसमें लाल, और कदम के पेड़ होते हैं उदयपुर शैली में, तथा हाथी व चकोर पक्षी, याद रख लेना, हाथी व चकोर पक्षी किस शैली में देखने को मिलते हैं? तो आपका उत्तर आएगा उदयपुर शैली में या मेवाड़ शैली में। कोटा शैली की बात करें हम तो इसमें नीला रंग होता है। कोटा शैली में रंग कौन सा? नीला रंग। कोटा चित्र शैली जिसके अंदर शिकार के चित्र बने थे, इसमें नीले रंग का प्रयोग होता है। और यहाँ खजूर के पेड़ होते हैं। पेड़ कौन से बताए? खजूर के पेड़ किस चित्र शैली में है? तो कोटा शैली में। और यहाँ शिकार करती हुई नारी दिखाई जाती है, याद रख लेना, शिकार करती नारी अगर किसी शैली की विशेषता है तो वह है कोटा शैली। अलग अलग चित्र शैलियां हैं अलग अलग क्षेत्र की। बात करेंगे हम किशनगढ़ शैली में, तो जो सबसे प्रसिद्ध शैली गिनी जाती है किशनगढ़ शैली, जहां बनी ठनी का चित्र बना था। बनी ठनी का चित्र किशनगढ़ शैली में बना था। उसके अंदर सबसे पहले रंगों की बात करें तो सफेद और गुलाबी रंग, याद रख लेना, सफेद और गुलाबी रंग का प्रयोग अगर किसी चित्र शैली में देखने को मिलता है तो वह है किशनगढ़ शैली। इसमें नारी सौंदर्य के चित्र है वो मिलते हैं। बनी ठनी नारी का जो सौंदर्य है वह देखने को मिलता है।
इसके बाद हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है वह है जयपुर चित्र शैली। ढूंढाड़ के तहत आता है ये, ठीक है। तो जयपुर चित्र शैली, जयपुर चित्र शैली के अंदर जयपुर और अलवर दोनों आते हैं। इसमें जो रंग है वो है हरा रंग। हरा रंग यहां पीपल व वट वृक्ष के चित्र देखने को मिलते हैं। पीपल व वट वृक्ष के चित्र देखने को मिलते हैं। और मोर व घोड़ा, मोर व घोड़ा अगर किसी चित्र शैली में देखने को मिलता है तो वह है जयपुर चित्र शैली। तो इस प्रकार से हमने आज हमारा जो चैप्टर है उसमें महत्वपूर्ण चित्र शैलियां हैं वो देखी हैं और कौन कौन सी चित्र शैली है, ठीक है। वो